नमस्कार। आज हम साइंस के अंदर पाचन तंत्र पढ़ेंगे। पाचन तंत्र में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अलग अलग प्राणी या अलग अलग जीव अपना भोजन कैसे लेते हैं। तो सबका भोजन लेने का तरीका क्या है, अलग अलग। अगर हम बात करें सबसे छोटे जीव अम्बीबा की, अम्बीबा एक कोशिकीय जीव है, वो भोजन कैसे लेता है। तो हम देखते हैं, मान लो अम्बीबा ये इस तरह से अगर मैं बनाऊं अम्बीबा का, ये फोटो, ये अम्बीबा है। अम्बीबा का आकार कोई निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। जैसे इसको कोई भोजन मिल गया, क्या मिल गया, भोजन, तो ये क्या करेगा, अपने शरीर को, अपने शरीर से अंगुली नुमा से प्रवर्ध, अंगुली नुमा संरचना निकलती है, इसको बोलते हैं पादाप। क्या बोलते हैं, पादाप। ठीक। अब इस अंगुली नुमा पादाप से इस भोजन को घेर लेता है और इस भोजन को कहां ले लेता है, अंदर। कौन, अम्बीबा। अम्बीबा ने क्या किया, इस भोजन को क्या कर लिया, घेर लिया। क्या कर लिया, घेर लिया। किससे घेरा, पादाप से। या पादाप का मतलब क्या है, झूठे पैर, नकली पैर। अपने शरीर से अंगुली नुमा प्रवर्ध, अंगुली नुमा संरचना बनाता है, इसको बोलते हैं पादाप। इससे भोजन को क्या ले लेता है, अंदर। अंदर लेके फिर खाद्य दानी, भोजन की दानी होती है, भोजन का थैला होता है, रसदानी, भोजन दानी, रिक्तिका, खाद्य दानी, भोजन के थैले में इसको भर लेता है और भोजन का पाचन करता है, भोजन का पाचन करता है। तो किसने भोजन का पाचन किया, अम्बीबा ने। किसने किया, अम्बीबा ने। अम्बीबा ने क्या किया, भोजन को अपने अंदर ले लिया, पादाप द्वारा अंदर ले लिया, अंतर्ग्रहण कर लिया और रिक्तिका में भर के भोजन का पाचन करता है। ये कहता है जीव पैरामीशियम। पैरामीशियम के शरीर के बाहर, अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं, पैरामीशियम की संरचना चप्पल जैसी होती है, उसके शरीर के बाहर छोटे छोटे से प्रवर्ध होते हैं, उसको बोलते हैं पक्षमाप। इसी पक्षमाप की सहायता से भोजन ग्रहण करता है कौन, पैरामीशियम। तो हमने पैरामीशियम के बारे में देखा, वो भोजन को कैसे ग्रहण कर रहा है, पैरामीशियम किसके द्वारा, पक्षमाप। प से पैरामीशियम, प से पक्षमाप, छोटे छोटे तंतुओं के द्वारा। अगर हम बात कर रिक्तिक, अगर बात कर रहे हैं हम अम्बीबा की, अम्बीबा किससे कर रहा है, पादाप से भोजन को ग्रहण कर रहा है। अब हम अगर जब नेक्स्ट बात करेंगे कि भोजन को जो ग्रहण कर रहे हैं अम्बीबा, उसकी बात कर ली, लेकिन हम जब गाय या बड़े प्राणियों की बात करते हैं, जीवों की बात करते हैं, बड़े जीवों की बात करते हैं, तो भोजन को कैसे लेते हैं और भोजन का पाचन कैसे करते हैं। तो पहले वो भोजन को अपने शरीर के अंदर दांतों से चबाते हैं, फिर पेट के अंदर लेते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं। तो इस पाचन करने के लिए इन जीवों के शरीर में कुछ खास बात या एक तंत्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। इससे पहले आपको कुछ शब्द समझ में आने चाहिए। एक होता है स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, और उसका उदाहरण है हरे पादप। कौन, हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। हरे पादप अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं। कौन, हरे पादप। लेकिन हम जितने भी जीव जंतु हैं, हम अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, हम दूसरों पर निर्भर हैं, तो हम क्या कहलाते हैं, परपोषी। क्या कहलाते हैं, परपोषी। या हम अपने आप को कहेंगे विषमपोषी, जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं, विषमपोषी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं मृतजीवी। क्या बोलते हैं, मृतजीवी। जैसे आपने देखा होगा कवक, हीस्ट, ये कवक, मशरूम जिसको फंजाई बोलते हैं, ये क्या करते हैं, अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं, इन्हीं उनको बोलते हैं मृत जीवी। तो तीन कैटेगरी है, स्वपोषी, हरे पादप, परपोषी में हम आ गए, जीव जंतु आ गए, गाय आ गई, और मृत जीवी में आ गए कवक, जो मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें जीवाणु भी हम ले सकते हैं। लेकिन एक बात और आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जब हम इन पाचन तंत्र को पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, पाचन तंत्र एक्चुअली कहां से शुरुआत होती है। पाचन तंत्र की शुरुआत होती है मुंह से और हमारे नीचे गुदा तक, मुंह से लेकर गुदा तक। यहाँ हमने मुख गुहिका लिखा है, मतलब बक्कल कैविटी, मुंह की गुफा, मुंह की गुफा। और सबसे नीचे लिया है गुदा। गुदा को बोलते हैं एनस या मल द्वार, जहां से हम मल त्यागते हैं या लेटरिन त्यागते हैं। जैसे गाय गोबर करती है, वो वाला भाग क्या हो गया, गुदा। और गाय जहां से मुंह भोजन को ले रही है, वो क्या हो गया, मुख। जहां भोजन मुंह में भर रही है, वो मुख की गुआ, मुख गुहिका, मुंह की गुफा, मुख गुहिका। अब हम इसके एक एक भागों को देखते हैं। सबसे नंबर 1 लिखा है मुख गुहिका। फिर यहाँ पे एक नली है, इसको बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं, ग्रसिका, या भोजन की नली, भोजन की नली। हम इसे भोजन की नली या ग्रासिका या ग्रास नली भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद एक थैला आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आमाशय। क्या बोलते हैं, आमाशय, जिसमें भोजन हम कह सकते हैं भोजन 4 घंटे रुकता है। कितने घंटे रुकता है, 4 घंटे। इसको हम क्या बोलते हैं, आमाशय। फिर इसके बाद ये आपको जो यू आकार की संरचना दिख रही है, यू जैसी जो ये संरचना दिख रही है, इसको हम बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी। ये यू आकार की जो संरचना दिख रही है, इसको हम ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी। यू आकार की संरचना को क्या बोलते हैं, ग्रहणी। ये यहां से अब इसको हम पाचन तंत्र को हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखते हो ग्रहणी से आगे एक पतली नली निकल रही। क्या निकल रही, पतली नली। इस पतली नली को बोलते हैं क्षुद्रांत। क्षुद्रांत
क्षुद्रांत्र, पतली नली को बोलते हैं क्षुद्रांत्र, या आम भाषा में उसको बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। फिर ये छोटी आंत के बाद में ये बड़ा पाइप दिख रहा है आपको, बड़ा पाइप, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत को आम भाषा में क्या बोलते हैं? वृद्धांत्र। क्या बोलते हैं? वृद्धांत्र। एक छोटा पाइप, छोटी आंत, ये बड़े व्यास वाला पाइप, बड़ी आंत। छोटी का मतलब इसका व्यास छोटा है, ये पतली है, और बड़ी आंत का मतलब ये इसका व्यास ज्यादा है, ये बड़ी है। ठीक, लेकिन लंबी कौन है? लंबी छोटी आंत होती है। अगर हम दोनों की लंबाई देखें तो आपको ध्यान रखना है, दोनों आंतों की मिला के लंबाई होती है 10 मीटर। कितनी होती है? 10 मीटर। जिसमें 7.5 मीटर, जिसमें 7.5 मीटर ये छोटी आंत होती है। कौन होती है? छोटी आंत। छोटी आंत कितनी होती है? 7.5 मीटर। पीछे बच गया 2.5 मीटर, कौन होती है? बड़ी आंत। देख लो, बड़ी आंत बस लंबी इतनी है बड़ी आंत। बड़ी आंत लंबाई में कम है लेकिन व्यास में क्या है? ज्यादा, इसलिए बड़ी आंत कहते हैं। ये बड़ा पाइप है, ये छोटी आंत है, इसकी लंबाई ज्यादा है। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी हुई? अगर हम छोटी आंत की लंबाई देखेंगे 7.5, और बड़ी आंत की लंबाई कितनी हुई? 2.5, मिला के कितना हो गया? 10। तो टोटल हमारे आंतों की लंबाई है 10 मीटर। 10 मीटर, जिसमें छोटी आंत तो 7.5 मीटर लंबी है। 7.5 मीटर लंबी है, देखो सिकुड़ी हुई। क्या है? सिकुड़ी हुई। और बड़ी आंत कितनी है? 2.5 मीटर लंबी है। तो दोनों को मिला के कितनी हो गई? 10 मीटर। अब यहाँ पे एक संरचना आपको और दिख रही है, पीले कलर की ग्रंथि, जिसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। और यहाँ पे आपको एक संरचना दिख रही है लिवर या यकृत। इसको यकृत भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में लिवर भी बोलते हैं, इसको जिगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगर। आम भाषा में इसको बोलते हैं कलेजी। क्या बोलते हैं? कलेजी, कलेजा, लिवर, जिगर, यकृत, इसी के नाम है। इसी यकृत के अंदर एक थैला है जिसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। तो बारी बारी से हम जगहों के नाम देखते हैं। सबसे पहला मुख गुहा, फिर ये कौन है? ग्रसिका, फिर ये थैला क्या है? आमाशय, ये कौन है? यकृत, फिर ये कौन है? अग्नाशय, ये कौन है? अग्नाशय, फिर ये छोटी आंत, फिर ये बड़ी आंत, फिर बड़ी आंत का अंतिम सिरा क्या कहलाता है? मलाशय। क्या कहलाता है? मलाशय, जिसको हम बोलते हैं गुदा। और जहां से ये रास्ते से खुलती है उसको हम बोलते हैं गुदा द्वार। क्या बोलते हैं? गुदा द्वार। जिस रास्ते से ये खुलती है उसको हम क्या बोलेंगे? गुदा द्वार। तो हम देख लिया हमने संरचनाओं के नाम। अब इसका कौन से भाग का क्या काम है उसके बारे में हमें देखना है। कौन से भाग का क्या काम है उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख गुहिका की, कि मुख गुहिका में क्या होता है। मुख गुहिका में दांत होते हैं और एक जीभ होती है। जीभ का काम क्या है? स्वाद लेना। इस पे स्वाद कलिकाएं होती है, खट्टा मीठा स्वाद को पहचानना, खट्टे मीठे स्वाद को पहचानना। दूसरा, जो हमारे यहाँ पे लार ग्रंथि होती है, यहाँ पे जो लार ग्रंथियां होती है, इस लार ग्रंथियों से जो रस निकलता है, क्या निकलता है? रस, उसको भोजन के साथ मिलाना। तो जीभ का काम है स्वाद को पहचानना, स्वाद खट्टा मीठा उसकी पहचान कराना, भोजन को लसरसा बनाना। और मुख गुहिका में एक पाए जाते हैं दांत। क्या पाए जाते हैं? दांत। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। क, र, अ, च। क बोले तो कतनक, र बोले तो रदनक, अ बोले तो अग्रचरणक, और च बोले तो चरणक। कितने प्रकार के दांत है? 4 प्रकार के। कृतनक दांत क्या काम क्या? क से काटना। अगर हमें किसी चीज को काटना हो तो क्या होंगे? कृतनक। क्या होंगे? कृतनक। अगर किसी चीज को हमें चीरना हो, गन्ने को चीरते हैं साइड से, कौन से दांत हैं? रदनक। कौन से हैं? रदनक। और चरणक का काम हो चबाना। क्या है? चबाना। तो चबाने वाले दांत कौन से होंगे? चरणक। हम भोजन को चबाते हैं, च से चरणक, च से चबाना। ये पीछे वाले चबाने वाले और ये आगे वाले चबाने वाले। तो क से काटने वाले, ये चीरने वाले, ये चबाने वाले, ये आगे वाले चबाने वाले और ये पीछे वाले चबाने वाले। तो दांत के कितने प्रकार हो गए? 4। क, र, अ, च। क बोले तो कृतनक, र बोले तो रदनक, अग्र चरणक और चरणक। अब इसकी संख्या देखो कितनी है? 4, 2, 4, 6। 4, 2, 4, 6। 4 तो कृतनक है, 2 रदनक है, 4 अग्र चरणक है और 6 क्या है? चरणक। 6 क्या है? चरणक। हमने देख लिया, ये हमने दांतों की संरचना के बारे में देख लिया कि दांत कैसे हैं, दांतों के प्रकार क्या है, दांतों की संख्या क्या है। अब इसको जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16। तो ये हमारे ऊपरी जबड़े के हैं 16। ऊपरी जबड़े में कितने होंगे? 16। और निचले जबड़े में कितने होंगे? 16। और 16 और 16 मिला के कितने हो गए? 32। इसका मतलब इसके डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डबल। 16 दूनी 32। इसका मतलब ऊपर 4 कर्तनक, नीचे भी 4 कर्तनक। कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। फिर 2 रदनक है, 2 रदनक ऊपर और 2 रदनक नीचे। फिर चरणक, 4 ऊपर के जबड़े में, 4 नीचे के जबड़े में। फिर चरणक, 6 ऊपर के जबड़े में, 6 नीचे के जबड़े में। कुल मिला के 16 दूनी कितने हो जाएंगे? 32। ये दांत है। दांत का काम क्या है? भोजन को टुकड़ों में बांटना, टुकड़ों में बांटना, छोटे छोटे टुकड़े करना दांत का, भोजन को पचाना। जितनी बार हम भोजन को यहाँ पचाएंगे उतना जोर आंतों में कम आएगा, आंतों में कम आएगा। तो हमेशा भोजन को आराम से, धीरे धीरे, बगैर बात किए, चबा चबा के भोजन लेना चाहिए। किसकी सहायता से? दांतों की सहायता से। अब यहाँ भोजन को पचा लिया,
अब एक ध्यान रखना, मैंने नंबर 1 लिखा है। अब बात आती है भोजन के 3 घटक है। कितने घटक है? 3। CPF। भोजन में 3 घटक होते हैं। CPF, C बोले तो कार्बोहाइड्रेट, P बोले तो प्रोटीन, एक बोले तो वसा। अब मैं कार्बोहाइड्रेट को नंबर 1 देता हूं, नंबर 1, ठीक, कार्बोहाइड्रेट। तो नंबर 1 मैंने दिया मुंह को, तो मुंह में सिर्फ पाचन होगा कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन होगा? सी का। किसका पाचन होगा? सी का। मुंह में पाचन किसका होगा? सी का। सी बोले तो कार्बोहाइड्रेट। मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और इसको पचाने के लिए हमारे लार में एक एंजाइम निकलता है, जिस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। क्या नाम है? एमाइलेज। और उसका दूसरा नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। टाइलिन, एमाइलेज, ये लार से निकलता है। कहां से निकलता है? लार। जो हमारे मुंह में लार आती है उससे एक टाइलिन एंजाइम निकलता है जो भोजन का पाचन करता है। कौन से भाग का पाचन करता है? तो नंबर 1 वाले भाग में 1 का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट की पाचन की शुरुआत हमारे कहां से हो जाती है? मुंह से। तो इसका मतलब अगर कोई खिलाड़ी व्यक्ति थका हुआ है, उसको तुरंत एनर्जी चाहिए, तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट देंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से होता है? मुंह से। तुरंत केला खाते ही पाचन हो जाता है, ग्लूकोज लेते ही मुंह से पाचन हो जाएगा। जिन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है उनका पाचन मुंह से शुरुआत हो जाती है। कहां से हो जाती है? मुंह से। तो नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट की पाचन कहां से शुरुआत होती है? मुंह से। कौन सा एंजाइम करता है? तो हम कहेंगे टाइलिन या एमाइलेज, जिसका नाम क्या है? टाइलिन या एमाइलेज, जो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। अब हमने कार्बोहाइड्रेट का पाचन देख लिया। किसने किया? कौन से एंजाइम ने किया? टाइलिन ने किया। कहां पे किया? मुंह में किया। तो मुंह में किसका पाचन होता है? सिर्फ 1 का। फिर आओ ग्रसिका में। इसका काम है भोजन को गटकना। यहां पे किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रसिका का काम है भोजन को गटकने का, सिर्फ निगलने का। यहां किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। ग्रसिका को ग्रास नली भी कहते हैं, भोजन की नली भी कहते हैं। इसके बाद ये जो थैला है, इस थैले में भोजन रहता है 4 घंटे। कितने घंटे रहता है? 4 घंटे इस थैले में भोजन रहता है, आमाशय में रहता है। और आमाशय से एक रस निकलता है, जिस रस का नाम है जठर रस। क्या नाम है? जठर रस। इस जठर रस में एक अम्ल होता है, उस अम्ल का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम देता है। कैसा माध्यम देता है? अम्लीय। ये हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम देता है, जब जाके आमाशय के एंजाइम काम करते हैं। अगर अम्लीय माध्यम नहीं होगा तो आमाशय वाले एंजाइम काम नहीं करेंगे। अब आपको सर एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम वो पदार्थ होते हैं जो भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखूं एंजाइम, यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है एंजाइम। क्या लिखा है? एंजाइम। एंजाइम का काम क्या है? अगर हम एंजाइम के काम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, एंजाइम क्या करता है? भोजन के जटिल पदार्थ। कौन से पदार्थ? जटिल पदार्थों को किसमें बदलते हैं? सरल पदार्थ में। भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने वाले अणुओं को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंजाइम। दोबारा देखो, भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने वाले पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम। और एंजाइम चूंकि जीवों के अंदर होते हैं, जीवों के अंदर, सजीवों के अंदर, इसलिए हम इसको जैव अणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव अणु। जीवों के अणु, जीवों के ऐसे अणु जो कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं या बदलते हैं, इनको हम जैव अणु बोलते हैं। और जैव अणु का उदाहरण क्या है? एंजाइम। अब एंजाइम सब जगह काम करेंगे। यहाँ टाइलिन काम करेगा, यहाँ कितने एंजाइम काम करेंगे? ध्यान देखो, यहाँ 2 तरह के एंजाइम काम करेंगे। एक तो होगा रेनिन, एक तो कौन सा होगा? रेनिन। तो यहाँ मैं 2 एंजाइमों के नाम लिख रहा हूं आमाशय में। एक एंजाइम होता है रेनिन, रेनिन, और एक होता है पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन। ठीक। रेनिन छोटे बच्चों में, जो दूध पीते वाले बच्चे हैं, गाय का बछड़ा है, किसी औरत का छोटा बच्चा है जो दूध पीता है, उसमें एंजाइम कौन सा होगा? रेनिन। तो ये रेनिन एंजाइम, जिसके पीछे भी इन आएगा, इन, रेनिन, पेप्सिन, टिप्सिन, जिसके पीछे भी इन आएगा वो इनका पाचन करेंगे। इनके पीछे आता है प्रोटीन के। यहां देख लो, प्रोटीन के पीछे क्या आ रहा है? इन, प्रोटीन, रेनिन, पेप्सिन, टिप्सिन। तो ये प्रोटीन का पाचन कौन करेंगे? रेनिन। बच्चों में। बड़ों में कौन करेंगे? पेप्सिन। तो हम कह सकते हैं छोटे बच्चों में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन। बड़ों में कौन करता है? पेप्सिन। और इसी तरह से हमारे आंत में भी एक एंजाइम आके मिलता है, टिप्सिन, वो भी प्रोटीन का पाचन करता है। इन वाले एंजाइम प्रोटीन का पाचन करेंगे। हो गया। तो यहाँ पे नंबर 2 कौन है? आमाशय। यहाँ पे भोजन की 2 चीजों का पाचन होता है। किस किस का पाचन होता है? तो नंबर 2 में हम कह सकते 2 चीज का, सी और पी का। सी बोले तो कार्बोहाइड्रेट और पी बोले तो प्रोटीन। और नंबर 1 में किसका होता है? सिर्फ सी का। किसका होता है? सी का। किसका? सी का। सी बोले तो कार्बोहाइड्रेट। नंबर 1 में 1 का, 1 में 1 का किसका? कार्बोहाइड्रेट का। 2 ये आमाशय, 2 में दोनों का, 2 में दोनों का। 3 ये आते हैं। क्या है? आते हैं। आतों में किसका होगा? तीनों का। दोबारा सुनो, नंबर 1 में 1 का, 2 में दोनों का, 3 में तीनों का। 1 बोले तो मुंह,
2 बोले तो जहां पे हमारा जेब है इसी को बोलते हैं आमाशय, क्या बोलते हैं? आमाशय। 3 बोले तो ये पेट, पेट को बोलते हैं आते हैं, क्या बोलते हैं? आते हैं। आतों में किसका होगा? तीनों का। 1 में 1 का, 2 में 2 का, 3 में तीनों का। तो भोजन का सबसे अधिक पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। कहां होता है? छोटी आंत में। किसमें होता है? छोटी आंत में। 1 2 3, 3 में तीनों का, 2 में 2 का, 1 में 1 का। 1 नंबर कौन है? कार्बोहाइड्रेट। 2 नंबर अब देखो, 1 में सिर्फ 1 का होगा, 2 में इन दोनों का होगा, 2 में इन दोनों का होगा, और 3 में इन तीनों का होगा, 3 में इन तीनों का। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे किस किस का पाचन होगा? तो मैं लिखूंगा CPF, तीनों का पाचन होगा। 3 में तीनों का, 2 में 2 का, 1 में 1 का पाचन। तो इस पर से देखिए भोजन का सबसे अधिक पाचन कहां होता है? छोटी आंत में। आज जब आमाशय में भोजन आ गया तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पाचन हो गया, इसमें एक जठररस निकल गया HCl, जो क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम देता है। कई बार HCl ज्यादा बनता है तो खट्टी डकार आती है, हमारे खट्टी डकार आती है, हमारे मुंह में जलन होती है, पेट में एसिडिटी होती है, और एसिडिटी को दूर करने के लिए हम एक पदार्थ काम में लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम एंटी एसिड कहते हैं, जिससे हमारा पेट का आपरा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेट में अम्लता बनी है, एसिडिटी बनी है। एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्षार लाएंगे, चोर को पकड़वाने के लिए पुलिस लाएंगे, अम्ल को खत्म करने के लिए क्षार लाएंगे, और क्षार हमारा है MgOH2। उस MgOH2 का सूत्र होता है MgOH2। इससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। डॉक्टर के पास दवाई आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, उसे एक लेते हैं तो हमारी एसिडिटी खत्म हो जाती है। अब बात आती है ये HCl हमारे आंतों में नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता तेजाब? क्योंकि हमारे इससे आंतों में और आमाशय के अंदर एक लेयर होती है, पतली लेयर, इसको बोलते हैं श्लेष्मा की परत। क्या बोलते हैं? श्लेष्मा परत, अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूकस। इस श्लेष्मा के लेयर के कारण, इस श्लेष्मा की लेयर के कारण हमारे आमाशय में HCl से कोई नुकसान नहीं होता। हमारा आमाशय की दीवारें फटती नहीं है, दीवारें खराब नहीं होती, क्योंकि दीवारों पर कौन सा कवर होता है? श्लेष्मा का। किसका कवच होता है? श्लेष्मा का। श्लेष्मा बोले तो म्यूकस का कवच होता है। अब भोजन का पाचन हो गया, उसके बाद हम यहां देखते हैं लिवर। ये लिवर का क्या काम है? लिवर को हम बोलते हैं जिगर, यकृत, कलेजी, कलेजा। ये हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और इस यकृत का वजन होता है 1.5 kg। हमारे शरीर में 1.5 किलो की कलेजी होती है, 1.5 किलो की कलेजी। अब इस यकृत से एक रस निकलता है, उस रस का नाम है पित्तरस। क्या नाम है? पित्तरस। पित्तरस, पित्तरस। इस यकृत से एक रस निकलता है, इसका नाम क्या है? पित्तरस। और ये पित्तरस इकट्ठा किसमें होता है? पित्ताशय में। कई बार सवाल आता है पित्तरस कहां से निकलता है? तो कहेंगे पित्तरस निकलता है यकृत से। इकट्ठा किसमें होता है? पित्ताशय में। ठीक। विटामिन ए का संश्लेषण भी कहां होता है? यकृत में। यह से यूरिया, यूरिया भी कहां बनती है? यकृत में। दोबारा सुनो, यूरिया भी कहां बनती है? यकृत में। पित्तरस भी कहां से निकलता है? यकृत में। इकट्ठा किसमें होता है? पित्ताशय में। पित्तरस को इकट्ठा करने वाला थैला क्या कहलाता है? पित्ताशय। अब पित्तरस का काम क्या है? ये पित्तरस क्या करता है? भोजन की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है, उन बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलता है। ऐसे मैं बता सकता हूं, जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी बूंदें, भोजन की बड़ी बड़ी बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदें, इन बड़ी बड़ी बूंदों को छोटे छोटी गोलिकाओं में, छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है। इसको हम बोलते हैं पायसीकरण। क्या बोलते हैं? पायसीकरण। ध्यान से देखो, पायसीकरण। और पायसीकरण कौन करता है? पित्तरस। ये पित्तरस कहां से निकलता है? यकृत से। कहां से निकलता है? यकृत से। तो यकृत से जो पित्तरस निकला है, ठीक, उसने क्या काम किया? भोजन की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी बूंदों में बदल दिया। तो हमने यहां देखा जो छोटी बूंदों में बदला है यकृत ने, वो क्या किया है? भोजन का काम आसान कर दिया है, बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदल दिया है। किसने बदला है? पित्तरस ने। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पायसीकरण। तो यहां हम कह सकते हैं कि यकृत से एक रस निकला था जिसने भोजन को पचाने में हमारी मदद की। और कौन से वाले भाग की पचाने में मदद करता है? तो आप यहां लिख सकते हो, ये वसा वाले, ज्यादातर ये वसा का पायसीकरण करता है। वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में कन्वर्ट करने में मदद करता है। या हम कह सकते हैं वसा के पाचन में ये सहायक है, वसा वाले पदार्थों को पचने में मदद करता है। कौन? यकृत। जिससे आदमी को पीलिया होता है। पीलिया में कौन सा अंग खराब होता है? लिवर। पीलिया को इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस में कौन सा अंग खराब होता है? लिवर। लिवर में शराब पीने से खराब अंग कौन सा होता है? लिवर। और जिसको पीलिया होता है, जिसका यकृत कमजोर होता है, डॉक्टर उसको चिकनी चीजें, तेल घी वाली चीजों का मना करते हैं, क्योंकि तेल घी वाली चीजों में क्या होता है? वसा। और तेल घी चीजों वाले में वसा होती है, और वसा को पचाने का वाला काम कौन करता है? यकृत। इसलिए यकृत अगर हमारा खराब है तो घी तेल की मनाही होती है, क्योंकि यकृत से पित्तरस निकलता है, पित्तरस ही वसा का पाचन करता है। अब इसके बाद फिर यहाँ भोजन इससे घ्रणी से होता हुआ, ये घ्रणी भी छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का क्या है? भाग। यहां से छोटी आंत शुरू हो जाती है, ये यू आकार को बोलते हैं घ्रणी। फिर ये छोटी आंत, और यहाँ पे पीले कलर की ग्रंथि दिख रही है, ये यकृत जो होता है ये भूरे रंग की ग्रंथि। आपने देखा होगा बकरे में कलेजी कैसे रंग की होती है? भूरे रंग की। और हमारे में कलेजी कैसी होती है? भूरे रंग की। वजन कितना होता है? 1.5 किलो। यकृत को क्या बोलते हैं? जिगर या लिवर या कलेजी। इसका क्या काम है? पित्तरस को निकालना। दूसरा इसका काम क्या है? यूरिया बनाना। ये सारे काम कौन करता है? यकृत।
ठीक। विटामिन ए का संश्लेषण भी कहां होता है? यकृत में। कोई व्यक्ति जहर खाता है और मर जाता है तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? लीवर से। जहर खाए हुए व्यक्ति की पहचान भी हम कहां से करेंगे? लीवर से, कि फलाने आदमी ने जहर खाया है या वो किससे मरा है। ठीक। इसके बाद हम यहां पे देख रहे हैं छोटी आंत। छोटी आंत से पहले ये ग्रंथि दिख रही है अग्नाशय। अब अग्नाशय के सामने मैंने लिखा है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या है? ये एक ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी भी और बहिस्रावी भी। जो अंतःस्रावी बहिस्रावी, अंतःस्रावी क्या होता है? ऐसी ग्रंथियां जो अपने रस को सीधा रुधिर में छोड़ देती है, उनमें कोई पाइप नहीं होते, कोई वाहिनियां नहीं होती, तो बगैर वाहिनियों वाली ग्रंथियों को बोलते हैं अंतःस्रावी। सीधा रुधिर के अंदर छोड़ती है, अंतःस्रावी। पाइप नहीं पाई जाती तो बगैर पाइप वालों को बोलेंगे, बगैर वाहिनियों वालों को अंतःस्रावी, और पाइप वाली ग्रंथियों को क्या बोलेंगे? बहिस्रावी। जैसे मेरे आंखों में आंसू निकल रहे हैं, आंसुओं को बाहर लाने के लिए छोटे छोटे आंखों में पाइप है, वाहिनियां हैं, उनको बोलेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। मेरे शरीर में छोटे छोटे छेद है, उससे पसीना बाहर आ रहा है, पसीने को लाने के लिए ग्रंथियां पाई जाती है जिसको बोलते हैं बहिस्रावी, श्वेत ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? जो शरीर में पाई जाती है और जिनमें पाइप होते हैं, वाहिनियां होती है, तो वाहिनी युक्त बहिस्रावी ग्रंथि, और वाहिनी विहीन, बगैर वाहिनी की अंतःस्रावी, और वाहिनियों युक्त, वाहिनी युक्त, पाइप युक्त, नलिका युक्त, उसको क्या बोलेंगे? बहिस्रावी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? इसमें पाइप नहीं होते। और अंतर्ग्रंथि से जो पदार्थ निकलता है, रस, उसको बोलते हैं हार्मोन। अंतःस्रावी रस को क्या बोलते हैं? हार्मोन। और बहिस्रावी से रस निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम। तो इससे अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है। जिस व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, उस व्यक्ति में शुगर या मधुमेह की बीमारी हो जाती है, और उसको डॉक्टर मीठा खाने का क्या करता है? मना। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? शुगर या मधुमेह। नेक्स्ट आओ, जब हमने इसको मिश्रित ग्रंथि बोल दिया, इसका मतलब ये अंतःस्रावी भी बहिस्रावी भी है। क्लियर? और बहिस्रावी, इसका मतलब बहिस्रावी ग्रंथि से जो रस निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलते हैं। जैव अणु में, जीवों में पाए जाते हैं, और इसमें से एंजाइम कितने निकलते हैं? 3। इन तीनों एंजाइम को याद करने का तरीका देखो। ताल, ताल से ताल बजाओ, ताल से ताल बजाओ, ताल, TAL। टी बोले तो टिप्सिन, ए बोले तो एमाइलेज, एल बोले तो लाइपेज। 3 एंजाइम। कितने एंजाइम? 3। ये अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते ताल, और ये तीनों एंजाइम आके मिलते हैं छोटी आंत में। कहां मिलते हैं? छोटी आंत में। और यकृत से जो पित्रस आता है, ये पित्रस भी कहां मिलता है? छोटी आंत में। तो मुझे बताओ, पित्रस भी मिल गया और अग्नाशय से आगे रस भी मिल गया, तो छोटी आंत में दोनों रस मिल गए। अग्नाशय वाला रस जूस भी मिल गया, पित्रस वाला भी मिल गया, तो दोनों रस मिलते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। तो हम कह सकते हैं यहां पे पूर्ण पाचक रस आ गया, पूर्ण पाचक रस जो तीनों को पचाएगा, पूर्ण पाचक रस। ये पूर्ण पाचक मतलब कंप्लीट पाचन करने वाला रस आ गया हमारे पास, कंप्लीट जूस आ गया जो तीनों को पाचन करेगा। सी का, कार्बोहाइड्रेट का भी करेगा, प्रोटीन का भी करेगा, और वसा भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारे पास पूर्ण पाचक रस आ गया अग्नाशय से। अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस क्यों आया है? क्योंकि इसके अंदर कितने एंजाइम है? 3। ताल, टिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब आपको ध्यान रखना है, ये टिप्सिन वाला किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। भी मैंने बताया टिप्सिन वाला किसका करता है? प्रोटीन का। जिसके पीछे इन लगता है वो किसका करता है? प्रोटीन का। और ये एमाइलेज किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। और ये लाइपेज किसका करता है? एफ माने वसा, एफ माने वसा। तो वसा का पाचन कौन करता है? फैट का पाचन करता है लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? टिप्सिन। तो यहां से देख लो, पी बोल दो प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? एमाइलेज। कौन करेगा? नहीं, प्रोटीन का पाचन करेगा टिप्सिन। कौन करेगा? टिप्सिन। और कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज, और वसा का करेगा लाइपेज। कौन करेगा? लाइपेज। जब ये पाचन करेंगे तो होगा क्या? तो अभी आपको मैंने बताया, ये एमाइलेज, ये टिप्सिन, ये लाइपेज, ये ताल है जो एंजाइम है। एंजाइम क्या करते हैं? जटिल अणु को सरल अणु बदलते हैं, जटिल अणु को सरल अणु बदलते हैं। अब कैसे बदलेंगे? तो आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट जटिल रूप है, इसका सरल रूप क्या होगा? ग्लूकोज। तो ये एमाइलेज ने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया। तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। फिर इधर देखो, ये टिप्सिन किस पे काम कर रहा है? प्रोटीन को। और प्रोटीन को बदल देगा ए बोले तो अमीनो, और ए बोले तो एसिड, अमीनो अम्ल में बदल दिया। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता कौन है? टिप्सिन। इसका मतलब इस एंजाइम ने इस जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल दिया। किस में बदल दिया? सरल पदार्थ में बदल दिया। अब हम बात कर रहे हैं वसा की। वसा को कौन पचाएगा? तो हमें मालूम, वसा को पचाने वाले एंजाइम कौन सा है? लाइपेज। तो वसा जटिल पदार्थ को सरल 2 पदार्थों में तोड़ देगा। लाइपेज कौन कौन में? वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। तो वसा टूटेगी वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन टूटेगा अमीनो अम्ल में, और कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में। हम कह सकते हैं इन जटिल पदार्थों का इन सरल पदार्थों में
बदल दिया गया है। अब इन तरल पदार्थों को हमारे आंतें सोखेगी, आंतें सोखेगी। तो बताओ पूर्ण पाचक रस ने क्या किया? एक का पाचन किया, दो का किया या तीनों का किया? तीनों का किया। किस किस का? एक का करेगा मुंह, दो का करेगा आमाशय, तीनों का कौन करेगा? आंतें। आंतों में तीनों का पाचन हो गया। किसके कारण हुआ? अग्नाशय के कारण। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी बहिस्रावी, बहिस्रावी से रस निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? एंजाइम। इसमें एंजाइम कौन सा निकलता है? ताल, TAL, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। और ये भोजन के तीनों घटकों का पाचन करता है, CPF। तीनों का पाचन हो गया। पाचन बोले तो ये सरल पदार्थ में बदल दिए गए, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में। अब हमारी आंतें इनको अवशोषित करेगी। हमारे आंतों में अवशोषण के लिए छोटे छोटे कुछ उभार होते हैं, अंगुलीनुमा उभार होते हैं। उन उभारों को हम क्या बोलते हैं? उन उभारों को हम बोलते हैं दीर्घ रोम। दीर्घ रोम, दीर्घ रोम। आंतों में छोटे छोटे उभार होते हैं, उनको बोलते हैं दीर्घ रोम। ये जो आंतें हैं, इन आंतों में उभार होते हैं, इन उभारों को हम बोलते हैं दीर्घ रोम। अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं। ये पचे हुए भोजन का क्या करते हैं? अवशोषण। क्या करते हैं? अवशोषण। अब जो हमने पचाया था उसका अवशोषण कर लिया। किसने किया? आंतों ने। तो आपको परीक्षा में सवाल पूछा जाए, भोजन का सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में, भोजन का सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में। दोबारा सुनो, भोजन का सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में, भोजन का सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में। अवशोषण कौन करते हैं? दीर्घ रोम। अवशोषण कौन करते हैं? दीर्घ रोम। अंगुलीनुमा उभार होते हैं छोटी आंत की दीवारों में, जो भोजन का पाचन कर अवशोषण करते हैं, जो अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम। दीर्घ रोम छोटी आंत में पाए जाने वाले अंगुलीनुमा संरचना है, जो भोजन के अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, भोजन के अवशोषण में सहायक है। इस प्रकार भोजन का सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में, भोजन का सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में। अब जब भोजन पच गया, अवशोषित भी हो गया, लेकिन जो भोजन पचा ही नहीं, उसका क्या होगा? वो बड़ी आंत से होता हुआ मलाशय में आएगा और मलाशय में इकट्ठा हो जाएगा और फिर गुदा से क्या निकल जाएगा? बाहर। गुदा से क्या निकल जाएगा? बाहर। अब जब यहां से भोजन, अपचित भोजन यहां से बाहर निकल रहा है, बगैर पचा हुआ, जो पच नहीं रहा है भोजन बाहर निकल रहा है, या जो हमारी गंदगी वो बाहर निकल रही है, उसमें से पानी का अवशोषण कौन करेगी? पानी का। तो हम कहेंगे पानी का अवशोषण करती है बड़ी आंत। तो भोजन का अवशोषण किया छोटी आंत ने, और पानी का अवशोषण कौन करेगा? बड़ी आंत। जिस प्रकार छोटी आंत में दीर्घ रोम होते हैं अवशोषण के लिए, इसी प्रकार बड़ी आंत में भी होंगे। तो छोटी आंत ने भोजन का अवशोषण किया, बड़ी आंत ने किसका अवशोषण कर लिया? पानी का। पानी को भी सोख लिया, पानी को सोख लिया। अब भोजन बगैर, जो भोजन नहीं पचा हुआ है, अपचित भोजन ठोस रूप में गुदा से बाहर निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं मल। क्या बोलते हैं? मल। जिसे गाय गोबर करती है वही। अब बात आती है यहाँ परिशोषिका। ये परिशोषिका क्या है? छोटी आंत में नीचे गुबार के रूप में एक उबार या अतिवृद्धि होती है। ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग है, परिशोषिका। परिशेषिका जिसे हम बोलते हैं अपेंडिक्स, ये हमारे शरीर में कोई काम का नहीं है। कई बार क्या होता है, किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को ये नाड़ या ये जो अतिवृद्धि, ये नाड़ फूल जाती है और उसको बुखार आता है, दर्द होता है, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है, इसको काट के बाहर फेंकना पड़ता है, क्योंकि हमारे कोई काम का नहीं है। जापान या नेपाल में वगैरह में, जापान में क्या होता है, बच्चे के पैदा होते ही इस छोटी सी नाड़ को बाहर काट के फेंक देते हैं, ताकि भविष्य में इसको कभी दिक्कत नहीं करे। और ये कोई काम की नहीं है, सिर्फ शरीर हमारे अवशेष है। क्या है? अवशेष। इसको अवशेष कहते हैं। इसका हमारा पाचन में कोई रोल नहीं है परिशेषिका का, सिर्फ ये दिक्कत करती है, तकलीफ देती है, बुखार लाती है। इसको जापान में ऑपरेशन करते छोटे बच्चे के पैदा होते ही काट के फेंक देते हैं। इसको बोलते हैं परिशेषिका, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो दोबारा हम इसको रिकॉल करते हैं। पाचन तंत्र की शुरुआत मुंह से लेकर यहां तक होती है, पूरे नाल को बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? आहार नाल। आहार नाल के भाग क्या है? मुख गुहिका। फिर हम दूसरा बात करते हैं ग्रसिका, तीसरा बात करते हैं आमाशय, चौथा बात करते हैं यकृत, पांचवा हमने बात की ये यू आकार की आपको दिख रही घृणी, फिर हम बात करते हैं अग्नाशय, फिर ये छोटी आंत, फिर ये बड़ी आंत, फिर ये मलाशय, फिर ये गुदाद्वार, और लास्ट जो आपको दिख रहा है अतिवृद्धि, इसको क्या बोलते हैं? परिशिशिका। इस प्रकार आपने पाचन तंत्र पढ़ा। पाचन तंत्र में आपने ये भी देखा भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। इस प्रकार आपने देखा यकृत का क्या काम है, यकृत को क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं, कलेजी बोलते हैं, लिवर बोलते हैं। कैसे रंग की? भूरे रंग की। वजन कितना होता है? 1.5 kg। शराब में क्या खराब होता है? लिवर। लिवर किसका पाचन करता है? वसा का। वसा से लिवर से क्या निकलता है? पित्रस। पित्रस किस में इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। और लिवर से क्या बनती है? यूरिया। लिवर में क्या बनती है? यूरिया। यकृत में क्या बनती है? यूरिया। विटामिन ए का शोषण क्या होता है? यकृत में। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सी है? यकृत। और यकृत एक कैसी ग्रंथि है? तो हम कहेंगे यकृत एक बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी। और अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी। ठीक। अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकलता है, जो भोजन का क्या करता है? पाचन। इस प्रकार हमने देखा कि आपने पाचन तंत्र को ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया। आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो छात्र नए हैं
या जो छात्र स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरे डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं श्याम पर से ब्लैक बोर्ड से हट गया हूं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने वर्क बुक में नोट कर सकते हैं और इस पाचन तंत्र को ढंग से बड़ी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ जीव शरीर के अंदर पाचन करते हैं। हमारे अंदर जो भोजन का पाचन हो रहा है शरीर के अंदर हो रहा है, एंजाइम हमारे अंदर काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अंतःकोशिकीय पाचन। शरीर के अंदर हो रहा है अंतःकोशिकीय पाचन। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन का पाचन शरीर से बाहर करते हैं, जैसे कवक, मृत जीवी। वो क्या करते हैं अपने, जैसे ये कोई पदार्थ है, ये मान लो कोई कवक है, कवक मृत जीवी, ये क्या करेगा अपने शरीर से एंजाइम बाहर छोड़ेगा, एंजाइम बाहर छोड़ेगा, एंजाइम बाहर आएंगे और इसको भोजन को पचाएंगे, फिर पचे हुए भोजन का ये अवशोषण कर लेंगे। तो बताओ भोजन का पाचन कवक के अंदर हुआ है कि बाहर हुआ है? बाहर हुआ है। किससे हुआ है? इसने एंजाइम बाहर छोड़े हैं और एंजाइम ने भोजन का पाचन किया है, फिर इसको भोजन का अवशोषण किया है। हमारे अंदर क्या हो रहा है? भोजन अंदर ही रहता है, एंजाइम भी अंदर काम करते हैं, अवशोषण भी अंदर ही होता है। इसके अंदर क्या हुआ है? एंजाइम शरीर के बाहर छोड़े गए हैं, बाहरी भोजन का पाचन हुआ है और फिर इसको अवशोषण हुआ है। इसको बोलते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन और हमारे अंदर बोलते हैं अंतःकोशिकीय, शरीर के अंदर अंतःकोशिकीय और उसमें बाह्य कोशिकीय। ये किसमें होता है? मृत जीव में। मृत जीव किसको बोलते हैं? कवक, इसको जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोट करें। धन्यवाद।